Hello, aspirants. Good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today, the date is 30th April. So, let's get started. Okay, then most of the news जो है वो आपकी इलेक्शन से ही रिलेटेड चल रही हैं आजकल. सो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकें जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है. फर्स्ट इज बीजेपी हैज एन एज बट इट इज टफ फाइट इज पॉसिबल. सो अगेन पॉलिटिकल न्यूज है. आप सिर्फ रीजन देखिए. रीजन फॉर नॉट इलेक्टिंग द इनकम्बेंट गवर्नमेंट. इनकम्बेंट गवर्नमेंट मतलब जो अब अपना टेन्योर खत्म करने जा रही है. ठीक है. तो उसमें 32% का मानना है अनएम्प्लॉयमेंट, 20% का मानना है इन्फ्लेशन एंड बाकी का मानना है डिक्रीजिंग इनकम. ओके. और ये तीनों फैक्टर हमने पिछले काफी टाइम में डिस्कस किया है. हमने अनएम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में बात की थी कि सरकार ने 30 लाख पोस्ट खाली पटक रखी है. राइट. अकेले सेंटर में हम स्टेट गवर्नमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहे. उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट तो ठीक है. उसके बाद ये लेकर आए पॉलिसी की 1/3 जो रिटायरमेंट होंगी उन पोस्ट को फिल नहीं किया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा. नेक्स्ट इज ये लोग लेटरल एंट्री लेकर आए और अभी पिछले जब से लेटरल एंट्री आई है अभी तक 340 के आसपास लोग अपॉइंट हुए हैं. इनको टेन्योर दिया जाता है 3 इयर्स का. अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं. राइट. तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं. इसके बाद सबसे वर्स्ट चीज अगर एक ऐसी कंट्री में हो सकती है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसमें बहुत हाई है, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, जॉब्स की दिक्कत है. सबसे वर्स्ट चीज अगर कोई हो सकती है तो वो होती है कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब लेना, कि जिसको हम हिंदी में संविदा भर्ती कहते हैं. रेलवे से लेकर हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने इसको ज्यादा प्रमोट किया है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही आपसे जॉब कराना चाहते हैं 3 से 4 साल. उसके बाद आपको टाटा बाय बाय. इसके कई एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए थे. जैसे लड़कियों का है, लखनऊ पुलिस में उनको कॉल अटेंड करने के लिए जॉब दी गई बट अगेन वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, एक आउटसोर्स की गई है प्राइवेट कंपनी को. ओके. उसी में नेक्स्ट तरीका बन जाता है आउटसोर्सिंग का. यानी गवर्नमेंट डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करेगी, किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करेगी, वो आपको रिक्रूट करेगी एज अ प्राइवेट वर्कर. और फिर जब तक उस कंपनी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आप काम कर रहे हो. कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो आपका काम भी खत्म. जी. तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से जॉब क्राइसिस और ज्यादा बढ़े हैं पिछले 10 सालों में. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जिस तेजी से प्राइवेटाइजेशन किया गया है उस वजह से भी जॉब्स की दिक्कतें हुई हैं. अब ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन करना गलत है, नो नॉट ऑलवेज. बट जब कोई पीएसयू अच्छा भला प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में चल रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, तब तक उसका प्राइवेटाइजेशन कोई सेंस नहीं बनाता है. लॉस मेकिंग पीएसयू आप प्राइवेटाइज कीजिए ताकि उसमें प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी आए और वो अपने आप को टर्न कर सके. बट जब आप प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू को प्राइवेटाइज करते हैं तो वो एक गवर्नमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं होती है. हमने मिक्स इकोनॉमी का मॉडल फॉलो किया था शुरू से. उसकी कुछ वजह थी क्योंकि हम चाहते थे, दो गोल थे हमारे जब हमने मिक्स इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया. फर्स्ट चीज की जॉब्स क्रिएट की जाएं एंड सेकंड थिंग इज कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो हर रीजन का. अदरवाइज छत्तीसगढ़ में कोई फैक्ट्री खोलने का सेंस नहीं बनता था उस टाइम, लेकिन सरकार ने प्रमोट किया. आप स्टील प्लांट खोलिए, वहां पर रॉ मटेरियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बट आपको वहां के लोकल लोगों को आप जॉब्स भी दे पाएंगे. इवन अगर आपको 100 वर्कर की जरूरत है आप 150 वर्कर हायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपको पैसे दे देगी उसके. लेकिन कम से कम इन लोगों के हाथ में जॉब होगी, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी. राइट. तो जिस तेजी से प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया वो ठीक नहीं था. और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है यहाँ पर. जिस तरीके से लोन राइट ऑफ किए गए प्राइवेट कंपनीज के, और जब देखा गया कि यही वो कंपनीज थी जिन्होंने पीछे से इलेक्ट्रल बॉन्ड भी दिया, यानी कि मैं 40,000 करोड़ का लोन ले लूं और ऊपर से 1,000 करोड़ उसमें बॉन्ड दे दूं बीजेपी को और मेरा ये लोन माफ करवा लूं. अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? बैंक का, यानी कि पब्लिक का, जो पब्लिक वहां पे डिपॉजिट करती है. राइट. इस तरह की चीजें. सो ऐसे काफी फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाया है आफ्टर 2014. इसे मैं मानता हूं कि चाहे जितने प्राइम मिनिस्टर आए और गए बट मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेंगे जिनको इस बात की समझ थी कि इस चीज को टैकल करना जरूरी है, वो भी इस टाइम पर जब इंडिया का यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा हाई है. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन की बात करें अगर हम, तो जीएसटी में हमने काफी सारे स्लैब्स बनाकर तो लॉस करवाया ही है. ओके. कॉम्प्लेक्स बना दिया और सिस्टम को. वन नेशन वन मार्केट वाज द गोल, लेकिन हम एग्जैक्टली उसको अचीव नहीं कर पाए ड्यू टू फ्लॉड जीएसटी रिजीम. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन बढ़ा कि आपने टैक्सेस और टैक्सेस में भी सेस एंड सरचार्ज, जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर भी नहीं करना है पहली बात. और उसके बाद पेट्रोल पे लगने वाले 9 रुपए को आपने 27 रुपीज कर दिया, डीजल पे लगने वाले 3 रुपीज को आपने 32 रुपीज कर दिया. इतना अगर आप सडनली बढ़ाते हो, वो भी जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एक टाइम पे प्राइस $20 तक चले गए थे और मनमोहन सिंह के टाइम $115 के आसपास ये प्राइसेस चलते थे पर बैरल. राइट. उस टाइम सरकार ने इतना टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 7 टाइम्स आपके सेस एंड सरचार्ज बढ़ाए और उस वजह से डीजल ऐसी चीज है जो अगर महंगी हो जाती है तो आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से लेके हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और आपके हर प्रोडक्ट पे लगने वाले जो
उसकी जो कॉस्ट बढ़नी चाहिए वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़ जाती है, राइट। सिर्फ आपको इंटरनेट डेटा सस्ता किया गया और ये प्राउड किया जाता है कि देखिए दुनिया में सबसे सस्ता डेटा हम दे रहे हैं, लेकिन उस डेटा का मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट करने के लिए आपने शॉर्ट्स बना बना के। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राहुल गांधी का जो वीडियो इन्होंने वायरल किया, आलू से सोना बनाने वाला। वो एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी का वीडियो था, वो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था जब उन्होंने वहां पर आलू ग्रो करने वाले फार्मर्स के लिए कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इधर से आलू घुसेगा उधर से सोना निकलेगा। वही चीज जब राहुल गांधी ने कोट की प्राइम मिनिस्टर की, तो उसको कट करके और इस तरीके से वायरल किया गया कि सामने वाले की इमेज को बिल्कुल शटर कर दिया जाए। देन पिछले कुछ डिस्कशन में हम देख चुके हैं कि जो रियल इनकम है, स्पेशली जो वर्कर्स होते हैं डेली वेज वर्कर्स, उनकी रियल इनकम डिक्रीज हुई है ना कि इंक्रीज हुई है। इधर डिक्रीज हुई है और कुछ एरियाज में स्टैग्नेंट रही है। ओके, और इसी की वजह से इकोनॉमी में, जो कि कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हमें देखी थी, उसमें उसने भी हाईलाइट किया था कि इंडिया में जो सेविंग रेट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि चीजें महंगी हो गई तो आपके पैसे ज्यादा खर्च होने लगे, राइट। तो सेविंग रेट डिक्रीज हो गया। नो, सेविंग रेट का इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं अपना जीडीपी कैलकुलेट करने की, तो हमने वहां पर बात की थी फॉर्मूले की, राइट, CIG एंड X-M। इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है? ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दैट इज वन थिंग, बट ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड की वजह तरफ से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है और उसी से हमारी जीडीपी असल मायने में ग्रो करती है। बट ये जो हमारा सेविंग रेट हुआ करता था, जिससे इन्वेस्टमेंट होता है, आप LIC में इन्वेस्ट करते हो, राइट, अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, आप सेविंग अकाउंट वगैरह में डिपॉजिट करते हो, फिर बैंक इसी को आगे लोन में देता है और हमारी इकोनॉमी ओवरऑल पूरी मूव करना शुरू होती है। बट हो क्या रहा है कि ये सेविंग रेट जो एज हाई एज 36% हुआ करता था, ये आज 23% के आसपास ट्रेल कर रहा है। तो ये दिखाता है कि जो 13% का डिक्लाइन ये इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ, खर्चे लोग के ज्यादा बढ़ गए और इन्फ्लेशन, इस वजह से आपका सेविंग रेट डिक्रीज हो गया, राइट। उसके बाद फिर पेपर लीक और जगह जगह पर धांधली घोटाले और वो सब हम लोग देख ही रहे हैं आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम में, उसका तो कम बात करें भाई, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर आप इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ देना है, क्यों देना है। ओके, यहाँ पर बेंगलुरु के एक कैफे में ब्लास्ट हुआ था जिसमें इन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, अब्दुल मथीम एंड मुबस्सिर हुसैन। अब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है कोलकाता से। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एक बात बताइए, इतने साल बाद आप ये गिरफ्तारी कर रहे हो, वो भी अब जब एकदम चुनाव सिर पे आए। तो उसका यही कहना है तृणमूल में ममता बनर्जी का कि ये फिर से हिंदू मुसलमान वाले एंगल को प्रॉप अप करना चाहते हैं इसके थ्रू। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि टाइम इज नॉट फार फॉर जम्मू एंड कश्मीर टू गेट दिस स्टेटहुड। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने काफी बातें जान ली कि इस वक्त कहीं भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज का भी टेन्योर खत्म हो चुका है, ठीक है, वो भी डिसॉल्व हो चुकी है। लेजिस्लेटिव असेंबली अभी तक वहां बनी नहीं है। तो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी तरह का। पूरी तरीके से वहां पर ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही गवर्नेंस चल रहा है इस वक्त, ठीक है, अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए, AACR सर्वे पे ये आर्टिकल है। आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सर्वे को हम एक लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कई बार इस तरह के डेटा आपको प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो हम जरा AACR सर्वे को डिटेल में समझते हैं। ओके, ये हम लास्ट टाइम समझ रहे हैं क्योंकि इसके बाद इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि यहीं से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जानेंगे ही क्या काम का है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें याद रखिए जो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगी। फर्स्ट, AACR। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। और कब से निकाल रहा है? सिंस 2005। ये एग्जामिन करता है स्कूल गोइंग बच्चों के स्टेटस एंड देयर फाउंडेशनल लर्निंग अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया। ओरिजिनली जब ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, तो ये एनुअली पब्लिश किया जाता था, बट आफ्टर 2016 इसको बायनियल कर दिया गया। बायनियल मतलब हर 2 साल में अब ये सर्वे होता है और रिपोर्ट निकल कर आती है। तो इस रिपोर्ट का कोई सेंस है क्या? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है फॉर देयर पॉलिसी मेकिंग। अब आपकी एग्जाम प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी है कि ये मेथोडोलॉजी क्या यूज करता है। तो ये सर्वे कंडक्ट किया गया अक्रॉस 28 डिस्ट्रिक्ट्स, अक्रॉस 26 स्टेट्स, जहां पर लगभग हर स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट चूज की जाती है, एक्सेप्ट कि अगर वो स्टेट बड़ा हो थोड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश से 2 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया था। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है ये 4 पॉइंट्स, कि आप किन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर ये सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। फर्स्ट इज कि आपकी बेसिक रीडिंग कैसी है, मैथ्स कैसी है और इंग्लिश एबिलिटीज कैसी हैं। सेकंड है आपकी बेसिक स्किल्स फॉर एवरीडे कैलकुलेशन, क्योंकि अगर मान लो कोई आदमी लेबर का भी काम कर रहा है, एटलीस्ट ही शुड नो द बेसिक कैलकुलेशन, राइट, कि अगर मुझे 1 घंटे के 130 रुपए दिए जा रहे हैं, तो मैं 6 घंटे 7 घंटे काम करूंगा तो मुझे कितने रुपीस मिलेंगे, तो आई विल गेट 130 into 7। तो ये एकदम बेसिक, ये बेसिक है जो उस वर्कर को या उस लेबर को आना चाहिए, राइट। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिटन इंस्ट्रक्शंस
एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन दैट नीड टू बी डन इन रियल लाइफ। जैसे अगर कोई फार्मर भी है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको अगर एमएसपी 2200 रुपीज पर क्विंटल मिल रही है तो एक पहली बात तो एक क्विंटल में कितने केजी हैं ये उसको पता होना चाहिए। फिर अगर सपोज उसका 10 क्विंटल निकला है, ठीक है, तो पर केजी के हिसाब से उसको कितनी प्राइस मिल रही है, उसको ये सब कैलकुलेशन आने चाहिए। ये बेसिक कैलकुलेशन है लाइफ के, जो चाहे आप एग्रीकल्चर करो, लेबर का वर्क कर रहा हो कोई, लेकिन एटलीस्ट उसको इतना तो एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सेकंड, अब इसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आई है सर्वे में से और कुछ नेगेटिव चीजें। पॉजिटिव चीजें क्या है पहले वो देखते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स अब ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल एनरोलमेंट हमने अचीव कर लिया है एलिमेंट्री लेवल पर, जो बच्चे जा रहे हैं केजी में, फर्स्ट क्लास में, लेकिन अधिकतर क्या होता है फिफ्थ क्लास तक आते आते ये ड्रॉप आउट पर जा रहे हैं। तो एक अच्छी चीज ये निकल के आई कि नहीं, ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स दी सेकेंडरी एजुकेशन। टुडे मोर चिल्ड्रन इन इंडिया हैव मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग देन एवर बिफोर। और ये एप्रीहेंशंस थे जब पेंडेमिक आया था कि काफी सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्लियर। लेकिन देखिए ऑन द अदर साइड ये भी समझिए कि जब गांव में कोई बच्चा अपने सामने पड़े हुए 12th क्लास तक के बच्चों को या इवन ग्रेजुएट बच्चों को भी वापस से एग्रीकल्चर में ही खेती करते हुए देखता है या अनएम्प्लॉयड देखता है, तो उसको लगता है यार ये काम तो फिर मैं बिना स्कूल जाए भी तो कर लेता, फिर मैं स्कूल क्यों गया। है? तो ये इस तरह की जो एग्जाम्पल जब वो अपने सामने देखते हैं तो वो फिर स्कूल से और ज्यादा ड्रॉप आउट करने की तरफ जाते हैं कि मैं शॉप ही खोल लेता हूँ, फिर कम से कम पैसे तो बनाऊंगा। Right? तो एक चीज तो अच्छी है कि चलिए बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी ये क्लास 6 to 8 की तरफ जा रहे हैं, सो दैट इज गुड थिंग। सेकंड इज हाई एनरोलमेंट रेशियो। ओवरऑल 86% ऑफ 14 to 18 ईयर ओल्ड आर एनरोल्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एलिमेंट्री लेवल पर तो इट इज नियरली 100%, ओके, 99 पॉइंट समथिंग परसेंट है, ठीक है। बट 14 to 18 ईयर का भी जो एज ग्रुप है 9th-10th क्लास वाला, उसमें भी 86% एनरोलमेंट है, सो दैट इज गुड थिंग फॉर इंडिया। Next is percentage of youth not enrolled is just 3.9% for 14-year-old youth and 32% for 18-year-old। या नाउ अब देखिए आप, जब बच्चा 14 ईयर का था तब से 3.9% ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन 18 ईयर तक आते आते 32% हो गया बढ़ के। रीजन वही है, फर्स्ट कि या तो वो एग्रीकल्चर में अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बढ़ाने लगते हैं या फिर वो कोई वर्क करने लग जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब वो अपने आसपास इम्पैक्ट नहीं देखते कि पढ़ाई करके भी तो इंसान या तो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, वर्क में कर रहा है, या डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, तो फिर उनको लगता है यही काम करना है तो अभी से कर लो, फिर क्यों 12th क्लास तक और ग्रेजुएशन की तरफ जाएं। राइट, तो ये 32% वही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस एज ग्रुप वर एनरोल्ड इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। अब अधिकतर आप देखेंगे कि जो बच्चे पार्ट टाइम सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एनरोल होते हैं और अलग अलग कहीं किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, कहीं घर में कोई काम कर रहे हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सिर्फ एनरोल कर लेते हैं कॉलेज में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में, ताकि ग्रेजुएशन हो जाए। ये तो ये तो चलो पॉजिटिव निकल के आए दो। चैलेंजेस क्या है हमारे, जो नेगेटिव बातें निकल के आई हैं वो क्या है। फर्स्ट निकल के आई है स्किल गैप, ठीक है, स्पेशली इन रीडिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटीज। अबाउट 20% कैन नॉट रीड ग्रेड 2 टेक्स्ट एंड 50% फेस डिफिकल्टीज विद अरिथमेटिक स्किल्स एक्सपेक्टेड बाय क्लास 5 स्टूडेंट। ओके, सेकंड इज पुअर क्वालिटी लेबर फोर्स बनेगी अगर इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम चलता रहा तो। The deficit in foundational numeracy and foundational skill gap significantly impact the quality of country's labor force। अगर हम अच्छी स्किल्स नहीं दे पाएंगे, हम अच्छी मैथमेटिकल स्किल्स नहीं दे पाएंगे, तो अल्टीमेटली ये फिर हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। सी देयर इज हाई अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन, आजकल लगभग सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं थी कि रूरल हाउस होल्ड में भी करीब 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है, बट उनका जो यूज है फॉर एजुकेशन पर्पज वेरी लिमिटेड। वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं, बट एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं ऐसे बहुत ही रेयर इंसिडेंट्स हैं रूरल एरियाज में स्पेशली। Next is balancing the academics and family responsibilities. Now, most of the youth face compounded challenges as they need to balance academic requirement with responsibilities such as working in family farms. The responsibility impact the aspiration of the youth. ओके, अब कई जगहों पर, अब जैसे मैंने आपको बच्चे को एग्जांपल दिया था, जिन एरियाज में ज्यादा ड्रॉट आता है ना, जैसे बुंदेलखंड रीजन में, वहां पे क्या हो जाता है फिर कि लेडीज को वाटर फैच करने के लिए जाना पड़ता है 2 से 3 किलोमीटर कई जगहों पे, ठीक है। अब घर में अगर छोटे भाई बहन है, सपोज कोई इन्फेंट है घर में, तो फिर वो जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी। उस घर में अगर कोई बड़ी बेटी है जो स्कूल गोइंग है 6 to 8 क्लास के आसपास, तो उसको कहा जाता है स्कूल मत जाओ, बच्चे का ध्यान रखो, हम पानी लेने जा रहे हैं। इस तरह के इंसिडेंट्स रूरल एरियाज में बहुत होते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, इस बच्चे की जो स्टडीज थी वो इम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। कई बार
फार्म में ऑलरेडी डिस्ट्रेस चल रहा है और छोटे छोटे फार्म होते हैं, इसके सिवा 1 एकड़ का है, बस वो उतना ही ग्रो कर सकते हैं जितना उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके। तो ऐसे में वो कोई बाहर से लेबर तो हायर कर नहीं सकते, तो वो फिर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं चलो आप ही हाथ बटाओ, अब पढ़ लिया बस 6 से 8 क्लास तक काफी है। ओके, तो इस वजह से ये एकेडमिक्स में और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। नेक्स्ट जेंडर डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है हमें रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स में। Males preferred better, males perform better than female in arithmetic and English reading. Okay, when they have to apply the basic numeracy and reading skill. So इस बात का ध्यान रखिए, इस तरह के स्टेटमेंट कई बार यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में पूछ लेता है that male perform better than female in arithmetic and English reading. Now look at here. Only 41 females were able to tell the time compared to 51% males. ठीक है, आप घड़ी में से टाइम तक मैच नहीं कर सकते हो। Then fewer female, 28% in science, technology and engineering, mathematics, that is STEM streams as compared to males. विमेन थोड़ा कम ही जाती हैं इन स्टेम में, स्पेशली इन रूरल एरियाज, वो मोस्टली ह्यूमैनिटीज में ही रह जाती हैं। जेंडर डिस्पैरिटी एंड इन डिजिटल स्किल्स, बिल्कुल डेफिनेटली देयर इज अ जेंडर disparity in digital skills. 43% males own a smartphone as compared to 19% for female. Vocational training surveys show a low enrollment in vocational training with only 5.6% of young people participating. देखिए, ये जो vocational training है इसमें काफी गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। फिर वो इंसान वही करता है कि अगर जैसे मान लो उसको प्लम्बर बनना है तो वो किसी ऑलरेडी एक प्लम्बर जो काम कर रहा है उसके साथ ज्वाइन कर लेता है और धीरे धीरे सीखता रहता है, फिर बाद में खुद जाके अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है। इसीलिए कांग्रेस का वो जो कहना है कि हम ऐसा मैंडेटरी करेंगे कि स्किल्स के लिए 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी की जाएगी हर बच्चे को, तो चलिए उसके थ्रू थोड़ा स्किल गैप तो कम किया जा सकेगा अगर ऐसा होता है तो। Now, let's look at the reasons. What are the reasons behind this foundation skill gap? सबसे पहला रोल अगर किसी का होता है बच्चे के बेसिक्स बिल्ड करने में तो वो होता है टीचर का। और अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो अच्छा नहीं है, टीचर की खुद की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, तो फिर फाउंडेशन स्किल में गैप मिलेगा। ओके, और इसका एग्जांपल अभी हमने बिहार में देखा था जब टीचर्स को ज्वाइनिंग दी गई और उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बट दे वर नॉट हैविंग आंसर टू इट। दे ऑल वर हैप्पी कि हमें ज्वाइनिंग मिल गई, हमें ज्वाइनिंग मिल गई, बट जब उनसे बेसिक पूछे जा रहे हैं बिहार के होम मिनिस्टर कौन है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो दे हैव नो आंसर्स। तो अगर टीचर इस तरह के होंगे तो फिर स्टूडेंट से भी हमें आउटकम इसी तरह के देखने को मिलेंगे। Almost 8% of almost 8% of India's schools have only one teacher. Teacher lack training in modern pedagogical method and struggle to employ interactive and engaging teaching techniques. This has also impacted students' understanding of basic concept of arithmetic and reading ability. So teacher का रोल सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, बट कोई भी गवर्नमेंट टीचर में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं दिख रही है। Insufficient learning resources, limited access to textbook and learning material have hindered students' ability to practice and reinforce foundational skills outside the classroom. Now see, इवन अगर आप अपने आसपास देखेंगे जहां मिडिल क्लास के बच्चे जा रहे हैं स्कूल्स में, बच्चों का जो बुक का कोर्स है अच्छा खासा कॉस्टली हो गया है। कई बार एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर जब विलेज एरियाज में हम जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो 1000-1100 रुपए का कोर्स वो भी केजी क्लास के बच्चे के लिए नहीं खरीदेंगे। वो इसी से उम्मीद करते हैं कि स्कूल में जो किताबें मिल जाएंगी उसी से पढ़ लेना, दैट्स ऑल। लैक ऑफ रीडिंग मटेरियल अफेक्ट चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। Next is there is socio-economic disparity. Students from lower income families face challenges such as inadequate infrastructure. स्कूल्स की हालत हम जानते हैं सरकारी स्कूल में। Lack of educational support at home. घर पे वो environment नहीं मिलता पढ़ाई का, and limited access to extra curricular activities that enhance their foundation skill. अब देखिए ये बात ये नहीं समझ में आती है जब बात जनरल कास्ट के बच्चे कहते हैं कि रिजर्वेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सब लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से आते हैं, ठीक? सबके घर में पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाता है, और हमेशा देखिएगा एक एजुकेटेड मदर के बच्चे का आईक्यू फोकस बहुत बेटर होगा। तो वो जो जनरेशनल डिस्पैरिटी है जनरेशन में, उसको समझना जरूरी होगा बिफोर टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर. स्टूडेंट्स इन रीजन वेयर द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट देयर नेटिव लैंग्वेज फेस चैलेंजेस. अब ये मोस्टली फेस किया गया है छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पे। वहां पे क्या हो रहा है कि ट्राइबल बच्चे जो हैं उनको आप पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि आप उनको पढ़ा रहे हो या तो इंग्लिश में या हिंदी में, वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो उनको फिर एक बर्डन की तरह लगने लगता है कि यार ये कैसे पढ़े हम, राइट? इसीलिए या तो आप वो वहां पे उन ट्राइबल बच्चों के लिए ट्राइबल टीचर कीजिए अरेंज, या फिर एटलीस्ट उनकी खुद की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें पढ़ाइए ताकि बच्चे इंटरेस्ट डेवलप करें उसको पढ़ने में। इट इज नॉट पॉसिबल कि पहले तो आप लैंग्वेज सीखिए उसके बाद फिर जो किताब में जो पढ़ाए जा रहे हैं टॉपिक वो सीखिए, वो मुश्किल हो जाता है।
राइट। तो ये लैंग्वेज बैरियर मोस्टली हमें ट्राइबल एरियाज के स्कूल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज आउटडेटेड क्यूरिकुलम। School curriculum does not incorporate digital literacy and have left students unprepared with digital skills to be part of the modern workforce। तो curriculum तो हमारा ये बात तो फैक्ट है कि हमारा curriculum ठीक से रिवाइज किया नहीं जाता है टाइमली। आज वर्ल्ड एलईडी से आगे जा चुका है, हम लोग आज भी हमारे स्कूल के बच्चों की किताब में आपको बल्ब मिल जाएगा। असेसमेंट प्रैक्टिसेस। असेसमेंट है प्राइमरी फोकस ऑन मेमोराइजेशन, ठीक है। और इसी से रिस्पेक्ट हमने बात की थी ओपन ओपन बुक एग्जामिनेशन की, सीबीएसई जो कंडक्ट करना चाहता है ओपन बुक एग्जाम। जैसा कि आप लोग यूपीएससी में जो मेंस आंसर लिखते हो, तो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनके रेडीमेड आंसर नहीं है आपके मेंस के, ठीक है। आज आपको आपके आपके टेस्ट इस हिसाब से की जाती है कि आप सोच कितना बेटर पा रहे हो उस चीज को। अगर आपके सामने फैक्ट्स भी रख दिए जाएंगे तो भी आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते जब तक कि आप वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने वो सीखा ना हो कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट। अब जैसे आपके सामने ये एएसीआर का पूरा आउटकम रखा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एएसीआर के डेटा को किस तरीके से गवर्नमेंट यूज कर सकती है फॉर पॉलिसी मेकिंग ताकि इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके, तो यहाँ पे आपको डिट्टो आंसर नहीं मिल रहा है, आपको इस डेटा को यूज करके खुद से आंसर बनाना पड़ेगा। और यही कंसेप्ट यहाँ पे आता है ओपन बुक एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई स्कूल लेवल पर इंप्लीमेंट करना चाहता है। ओके, नाउ इस स्किल गैप को इंप्रूव करने के लिए क्या रिकमेंडेशन दिए एएसीआर ने। फर्स्ट, डिवॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो आप लोकल बॉडी को दीजिए ताकि वो देखें कि उनके गांव में जो स्कूल चल रहे हैं वहां पे ठीक से काम हो रहा है या नहीं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं, टीचर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या नहीं, टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा है। Central and state government grants should be disaggregated from the panchayat wise and urban local bodies. This will ensure direct transfer of untied funds to the schools। ठीक है, आपने अर्बन लोकल बॉडीज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को बस ओवरऑल फंड दे देती है, जो हमारी फाइनेंस कमीशन बनती है वो कह देती है इतना फंड इनको दे दो, ठीक है। बट ये अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इसमें से कितना एजुकेशन स्कूल में यूज करेंगे इसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो कम से कम आप ऐसे ग्रांट्स दीजिए जो स्पेसिफिकली स्कूल्स में ही यूज करेंगी पंचायत और लोकल बॉडीज, ठीक है। Second is community management of the school. School must be a community managed and the state government should primarily act as a financing agent। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से भी एक फाइनेंस देने की कम्युनिटी होनी चाहिए एजेंट, बाकी ये कम्युनिटी मैनेज होने चाहिए। एंड प्राइवेट सेक्टर शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट स्कूल्स टू इंप्रूव देयर क्वालिटी। अब सपोज कीजिए कि कोई बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर, ठीक है, उसी शहर में उसी के आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल भी है, ये इनकी फीस पर तो कोई रेगुलेशन नहीं है, ये तो साल की लाखों रुपए फीस ले रहे हैं आजकल। तो स्मॉल टाउन में भी आप जाएंगे तो साल का 1 लाख रुपए फीस तो आजकल नॉर्मल है छोटे बच्चों के लिए भी। तो इनको एनकरेज कीजिए कि आप अडॉप्ट कीजिए ये गवर्नमेंट स्कूल को, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई पैसे तो खर्च नहीं करने, आपको सिर्फ यहाँ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अब ये क्वालिटी प्राइवेट स्कूल कैसे इंप्रूव कर सकता है गवर्नमेंट स्कूल का अडॉप्ट करके, वो इनकी टीचर्स की ट्रेनिंग थोड़ी बेटर कर सकता है, ठीक है। आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। वो कुछ बुक्स वगैरह या मटेरियल अरेंज करने में हेल्प कर सकता है, वो एक लाइब्रेरी सेटअप करने में बच्चों की हेल्प कर सकता है यहाँ पर, राइट। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, बिल्डिंग कैसी है, बेंचेस है या नहीं स्कूल में, वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट्स एंड सो ऑन, तो वो काम आपकी अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उसके लिए फंड दिया जाएगा। तो ये इंश्योर करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंश्योर करेंगे आपका नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो प्राइवेट स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए हमें कि आप अपने आसपास के कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट कीजिए। Next is midday meal scheme responsibility should be handed over to the village level self help group of women। ये एक अच्छा है कि आप जो मिड डे मील स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्कूल के टीचर्स देखें तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, वो यही सब देखते हैं। तो बेटर है कि वहाँ गांव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आप मिड डे मील में जो खाने का काम है वो आप देखिए, ताकि जो टीचिंग फैकल्टीज है वो अपने काम पे ध्यान दे सके, मेन काम जो उनका है। नेक्स्ट इज रेगुलर स्कूल लेवल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स। अब दिक्कत ये है कि अधिकतर जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके पेरेंट्स खुद या तो फार्म में काम कर रहे हैं या लेबर का काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम होता नहीं है इतना इंटरेक्शन के लिए। कुछ एक अच्छे सरकारी स्कूल को छोड़ दीजिए तो मेजोरिटी की तो यही हाल है। टीचर्स मस्ट बिल्ड ए रिलेशनशिप विद एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर चिल्ड्रंस केयर एंड लर्निंग। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैन ग्रेटली इंप्रूव लर्निंग आउटकम। निपुण भारत मिशन लेकर हम आए थे टू इंश्योर ओरल एंड राइटिंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी शुड बिकम ए पीपल्स मूवमेंट लाइक टोटल लिटरेसी कैंपिंग। लीवरेजिंग स्मार्टफोन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम। स्मार्टफोन है, इंटरनेट भी है, बट अगर बच्चा उसको सोशल मीडिया या रील्स देखने के लिए यूज कर रहा है तो फिर उसमें आप क्या कर लोगे। स्मार्टफोन कैन बी यूज टू डिलीवर ऑनलाइन मॉड्यूल्स टू स्टूडेंट्स टू सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग। यूज तो कर सकते हो, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे उसको कितना सीरियसली यूज करेंगे वो तो उन पर डिपेंड करता है।
इनोवेटिव लर्निंग मेथड लाइक आप वीडियोस के थ्रू दिखाइए, फिल्म्स के थ्रू दिखाइए, साउंड बॉक्सेस के थ्रू दिखाइए, इनको यहाँ से पढ़ना सिखाइए। ये जैसे आप कई जगहों पर देखेंगे कि वहाँ सीढ़ियों पर गिनती लिख दी जाती है, ठीक है, सीढ़ियाँ बनी हुई है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, और उसके बाद बच्चों को फिर जब खिलाया जाता है तो उसको टास्क दिया जाता है, चलो यू हैव टू जंप ओनली ऑन ऑड नंबर्स, ओके। तो फिर बच्चा दिमाग लगाएगा कि 1 ऑड नंबर है, उसके बाद मुझे 3 पे जंप करना है, उसके बाद मुझे 5 पे जंप करना है। इसे कहते हैं लर्निंग विद प्लेइंग। तो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्कूल में बनाने की जरूरत है और फिर टीचर्स को उसके लिए ट्रेन करने की भी जरूरत है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरी शुड बी डेवलप टू एड्रेस दी स्कैरसिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, ताकि जिन बच्चों के बुक नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक, एटलीस्ट वो लाइब्रेरी से जाके पढ़ सकते हैं। Karnataka government has done a commendable work in strengthening its public libraries, which also positively impacted school learning outcome. ओके तो यहाँ पे हमने ACR को पूरा डिटेल में जान लिया, इससे ज्यादा कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कल के एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के लिए ही आया है, जिसने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट 7% हो सकती है इस बार। रोबस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है कंज्यूमर डिमांड में, एंड रूरल इकोनॉमी भी रिकवर कर रही है धीरे धीरे। बट देर इज ऑब्वियसली रिस्क। अब देखिए एक तो है कि ऑलमोस्ट इजराइल एंड ईरान की वॉर अब सर्टेन है, आज नहीं तो कल ये शुरू हो जाएगी अब। ओके तो ये रिस्क पड़ेगा ऑयल प्राइसेस पर, और हम ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम पर भी एक रिस्क आएगा इन्फ्लेशन का, इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन। India would likely to be the economy most affected in Asia by the high interest rate due to greater sensitivity of rupee to the western interest rate. अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी इलेक्शन की वजह से वो लोग मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ओके उनके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक के हाथ में वहाँ पैसा कम है, तो अब उतनी डिमांड नहीं है उनकी इकोनॉमी में भी कि हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिल सके। ये और वहां पे जब पैसा कम है लोगों के हाथ में, तो हमारे आने वाली एफडीआई एंड एफआईआई में भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो डॉलर का जो इन्फ्लो है इंडिया में वो रिड्यूस होगा, तो हमारा रुपी और ज्यादा डेप्रिशिएट कर सकता है। सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्पेंडिंग हैज बीन स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, ओके, बट द थिंग इज की प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन द प्राइवेट सेक्टर हैज फेल्ड टू मैच द राइजिंग प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट। हमारे यहाँ टाइम डिले एंड कॉस्ट डिले, ये दो चीज बहुत ज्यादा होती है। ओके यहाँ पर इन्होंने बात की है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, बट अगेन ये इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं मिला मुझे, लेकिन हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट को एक बार जान लेते हैं, एग्जाम के लिए जरूरी है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा, पहले मैं करवा चुका हूँ कई बार, तो हम एक बार फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को और समझ लेते हैं। ओके चलिए पहले इसका पर्पस जानते हैं। आया कब था 2006 में? ये रिकग्नाइज करता है राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये उनको अधिकार देता है कि जो ट्राइबल्स वहां पर रह रहे हैं फॉरेस्ट में कई जनरेशन से, उन्हीं को राइट दिया जाएगा कि आप फॉरेस्ट के रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, आपको लैंड ओनरशिप भी दी जाएगी वहां पर। ओके ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? पहला तो कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको करेक्ट करना। हिस्टोरिकल इनजस्टिस कैसे? जो ब्रिटिशर्स थे उनको वुड चाहिए था रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, तो उन्होंने सब ट्राइबल्स को साइडलाइन कर दिया, रहना है तो लेबर का काम करो, ये जो बोलोगे कम्युनिटी राइट की तरह रह रहे थे कि ये पूरे जंगल हमारे, हम लोग इस पे जो एग्रीकल्चर करना है, रिसोर्स यूज करना है, हम करते रहेंगे, वो जनरेशन से ही करते रहे। बट ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा नो, जंगल आपके नहीं है, ये गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट यूज करेगी यहाँ के ट्रीज को, उसको किस तरीके से यूज करना है। आपको अगर जंगल से कुछ चाहिए तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सेटअप किया, राइट। तो उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई कि उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई, उसको करेक्ट करने के लिए हमने ये एक्ट लेकर आए 2006 में, और यहाँ पे हमने गारंटी दी कि हम आपको लैंड, आपका लैंड टेन्योर जो है उसको इंश्योर करेंगे, आपकी लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं होगी और आपकी फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। आज इस पैच ऑफ लैंड को ग्रो किया, फिर जब ये फैलो हो गया तो इसको छोड़ दिया, ठीक है, और फिर अगला जंगल का पैच ऑफ लैंड क्लियर कर लिया, उस पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता रहता था। और यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे हम कंजर्वेशन रिजीम को बाय इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी ऑन फॉरेस्ट राइट होल्डर्स फॉर सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव थे। तो अब पहले हम लोग ये जानते हैं व्हाट राइट डज द फॉरेस्ट ड्वेलर गेट, इसको क्या अधिकार मिलते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। फर्स्ट लैंड राइट मिलेंगे आपको, सेकंड वहां के रिसोर्सेज को यूज करने का राइट मिलेगा आपको, और दूसरा आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व,
राइट, ये तीन अधिकार फॉरेस्ट ड्वेलर को दिए जाते हैं अंडर दिस एक्ट। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, दिस एक्ट गिव्स द फॉरेस्ट ड्वेलर द राइट टू ओनरशिप टू द लैंड फार्म्ड बाय देम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर पर फैमिली। ओके, आपको लैंड दिया तो जाएगा लेकिन लिमिट है मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर पर फैमिली, पर इंडिविजुअल नहीं, पर फैमिली। Ownership is only for land that is actually being cultivated by concerned family and no new land can be granted. Now remember, these are the points जो आपको prelims में पूछे जाएंगे और गलती करवाएंगे। Okay, पहला तो 4 हेक्टेयर पर फैमिली, और वही लैंड दिया जा सकता है जिसपे एक्चुअल आप कल्टीवेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि चलो अब लैंड राइट मिल रहे हैं तो वो वाला जंगल का वो एरिया मैं क्लेम कर लेता हूँ। नो, क्या आप वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हो? अभी से नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे थे आगे करूंगा, नो, दैट इज नॉट रिकग्नाइज। ओनली फॉर द लैंड एक्चुअली बीइंग कल्टीवेटेड एंड नो न्यू लैंड कैन बी ग्रांटेड। ये नहीं कि यार ये हमारी जमीन तो बंजर होने वाली थी, हम तो शिफ्ट करने वाले थे उस वाले पैच ऑफ लैंड पर, तो आप उसके राइट हमें दे दो। ऐसा नहीं होगा, जिस पे एक्चुअल आप कल्टीवेशन कर रहे हो इस वक्त वही लैंड राइट आपको दिए जाएंगे। ओके, एंड इसके साथ एक और कंडीशन भी है कि ये लैंड आप सोल या सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते टू एनीवन एक्सेप्ट बाय इनहेरिटेंस। ओके, आप अपने बच्चों को दे सकते हो, आज आपके नाम है उनके नाम हो जाएगा कल को, लेकिन आप किसी और को सेल नहीं कर सकते, आप किसी और को ये राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस एक्ट में जो आपको याद होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज यूज राइट। द राइट्स ऑफ द ड्वेलर एक्सटेंड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे तेंदुपत्ता, ठीक है, तेंदुपत्ता जो आपका बीड़ी वगैरह में यूज होता है, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट एटसेट्रा। तो अगर मुझे राइट मिले हैं यहाँ पर अपने जमीन पर, तो वहां पर जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रो हो रहा है, जैसे हनी, ओके, तेंदुपत्ता, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट, वो राइट भी मेरे हो जाएंगे। राइट, सिमिलरली ग्रेजिंग एरियाज टू पैस्टोरलिस्ट रूट एटसेट्रा। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको तमिलनाडु का एक इशू बताऊंगा। ग्रेजिंग एरियाज पे भी पैस्टोरल पैस्टोरल राइट दिए गए आपको, ओके, फॉरेस्ट में। बट एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के राइट दिए गए ना, इट डज नॉट इंक्लूड द टिम्बर। वही जो ब्रिटिशर्स ने कहा था, ये टिम्बर हमारे लिए जरूरी है क्योंकि उस टाइम उनको रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाने होते थे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट दिए गए ना, उसमें टिम्बर इंक्लूड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट डज नॉट इंक्लूड टिम्बर। ये चीजें गलती कराएंगे एग्जाम में। Now, right to protect and conserve. The Act gave forest dwelling communities the right to protect and manage the forest. This is vital for thousands of village communities who are protecting their forest and wildlife against the threat from forest mafias, pushpa type of, okay, industries and land grabbers. ओके, तो उनको ये अधिकार दिया गया है कि ये फॉरेस्ट माफिया, इंडस्ट्रीज और लैंड ग्रैबर्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दी गई है। लैंड ग्रैबर्स क्यों? क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा, आप इसको सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेल इट, यू कैन नॉट ट्रांसफर। तो कोई बाहर वाला आए कि चलो मुझे ये जमीन बेच दो जंगल की, तो नहीं बेच सकते। कोई इंडस्ट्रीज आए, नहीं बेच सकते आप। राइट, तो ये तीन राइट समझ में आ गए आपको। आगे चलें। Now, who can claim these rights? Now, this is important. Who can claim these rights? See, first, a member or a community of scheduled tribe who primarily reside and who is depend on the forest or forest land for livelihood needs. फर्स्ट थिंग, आपको शेड्यूल ट्राइब होना जरूरी है। सेकंड थिंग इज कि आप ऐसा नहीं कि आप रह गई और रहे हो और आप कह रहे हो कि यार मैं इस जंगल में रहता था कभी, लेकिन अब मैं शहर माइग्रेट कर गया हूं, लेकिन मुझे लैंड राइट तो चाहिए। नो, फर्स्ट थिंग इज you should be a member of scheduled tribe, you should primarily reside in this forest and you should earn your livelihood from this forest resources. आपकी livelihood इस पे depend होनी चाहिए। Okay, it can also be claimed by any member or community who has for at least 3 generation. Now this is a very important point. कम से कम 3 जनरेशन यानी कि 75 years। 13 दिसंबर 2005 को जब ये एक्ट पास किया गया, उसके पहले अगर आप एटलीस्ट 3 जनरेशन तक यहां पर एग्रीकल्चर कर रहे थे तो आपको ये लैंड राइट्स दे दिए जाएंगे। ओके, फॉर 75 years यू रिसाइडेड इन द फॉरेस्ट एंड अर्न योर लाइवलीहुड फ्रॉम हियर। राइट, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा एग्जाम के लिए, यही प्रीलिम्स में आएंगे आपको ना। प्रोसेस जानना भी जरूरी है कि हाउ आर दीज राइट्स रिकॉग्नाइज्ड। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेक्शन 6 ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोवाइड्स ए ट्रांसपेरेंट 3 स्टेप प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग हु गेट्स द राइट। अभी 3 स्टेप प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट, ग्राम सभा रिकमेंडेशन देगी कि कौन कल्टीवेट कर रहा था यहाँ पर लैंड पर और पिछले कितने सालों से कर रहा था, और या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर रहा था वो। सेकंड, ग्राम सभा का रिकमेंडेशन जाएगा 2 स्टेज से होकर, एक स्क्रीनिंग कमिटी एट द तालुका लेवल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
ठीक है, ग्राम सभा ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया। अब ये जाएगा तालुका लेवल यानी ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होगी वो फाइनल डिसीजन लेगी, एंड इस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, 3 आर इलेक्टेड पर्सन। ये प्रोसीजर याद रखना जरूरी है। अब न्यूज क्या आई थी कि यहाँ पर एक तमिलनाडु के साथ प्रॉब्लम ये है, तमिलनाडु हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट लैगर्ड स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट इन द कंट्री। इन्होंने क्या किया था, इसको ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, अर्लियर दिस मंथ देयर वाज अ नोटिफिकेशन of Thanthai Periyar Sanctuary in Erode district of Tamil Nadu that triggered concern among forest dwellers। तो कंसर्न क्यों ट्रिगर हुआ? सही, कंसर्न ट्रिगर इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये लिख दिया कि कैटल ग्रेजर्स कैन नो लॉन्गर ग्रेज इन थांथई पेरियार सेंचुरी। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि कैटल ग्रेजर को अधिकार दिए गए थे, बट यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि आपको कोई ग्रेजिंग राइट नहीं है यहाँ पर। तो इससे इनको टेंशन शुरू हो गई थी। बरगुर कैटल, ये एक तरह की काऊ होती है, ट्रेडिशनल ब्रीड है, नेटिव टू बरगुर फॉरेस्ट हिल्स, मे नाउ बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड। फिर क्या हुआ, मार्च 22 में मद्रास हाईकोर्ट ने अपना एक पुराना ऑर्डर था जिसने इंपोज कर दिया था टोटल बैन ऑन कैटल ग्रेजिंग इन ऑल द फॉरेस्ट। ये पूरे फॉरेस्ट में ही ग्रेजिंग अलाउ नहीं करी थी, बैन कर दी थी कोर्ट ने। फिर उसने इसको रिवाइज किया, उसने कहा चल ये छोड़िए, पूरे फॉरेस्ट में नहीं, लेकिन कम से कम आप नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज और टाइगर रिजर्व में नहीं जा सकते ग्रेजिंग करने, ठीक है, बाकी ये फॉरेस्ट में आप कर सकते हो। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर देयर इज सच ए बैन। The order is despite that Forest Right Act which recognize grazing both settled और transhuman दोनों, वो जो आते जाते रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट हमने ऊपर देखा, इट रिकॉग्नाइज ग्रेजिंग, ओके। ये रिसोर्स एक्सेस दिया गया नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को ऑल फॉरेस्ट में, उसके बाद भी तमिलनाडु ने इस तरह की गलती की, ठीक है। आगे चलें, तो हमने यहाँ पे ये पूरा फॉरेस्ट राइट समझ लिया, बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। आगे चलते हैं हम तेजी से, ये स्टेटमेंट वगैरह आते रहेंगे। यहाँ पर एक जज साहब थे, इन्होंने बड़ी गलत लैंग्वेज यूज करी, एहसानुद्दीन अमनुल्लाह। तो इनको कल ट्रोल किया जा रहा था कि आप अपनी गलत सोच इंपोज कर रहे हैं। बाबा रामदेव का केस है, उसमें इन्होंने लैंग्वेज यूज कर दी, वी विल रिप यू अपार्ट। ओके, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करने के लिए इन पे काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ओके, काफी ट्रोल भी किया जा रहा है इनको। बाकी पतंजलि का केस मैं आपसे पहले डिस्कस कर ही चुका हूँ, बाबा ऐसी हरकतें करते रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट राइट हमने पूरी तरह से समझ लिया। नाउ अब यहाँ पे सेंटर ने भी एडवाइस दे दी अपने लोगों को कि डेफर ट्रैवलिंग टू इजराइल एंड ईरान। और अब जरा याद कीजिए, 2 हफ्ते पहले पहला बैच अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का इजराइल किसने भेजा? इंडियन गवर्नमेंट ने। और अब क्या कह रहे हैं कि डेफर ट्रैवलिंग टू इजराइल एंड ईरान। तो ये तो श्योर है कि ईरान रिटेलिएट करने वाला है इजराइल पर, ओके। तो ये वॉर अब और ज्यादा बढ़ेगी। इंडिया वेलकम द स्टेप्स बाय तालिबान टू रिस्टोर एसेट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अभी कल के डिस्कशन में हमने देखा था कि तालिबान ने वहां पर जो भी हिंदू सिख की प्रॉपर्टी छीन ली गई थी वो वापस से रिस्टोर की जा रही है। तो ये एक अच्छा गुडविल मैसेज जाता है तालिबान की तरफ से वर्ल्ड को। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तक तालिबान को किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन पाकिस्तान। ये सब फालतू की बातें हैं, सैटरडे के आर्टिकल्स हैं। ऑलराइट, कॉन्गो। सी लास्ट ईयर आपको कॉन्गो भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री है जो 2/3 कोबाल्ट के रिजर्व होल्ड करती है, ठीक है। तो उसका आंसर डीआरसी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पर कॉन्गो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कॉपर एंड कोबाल्ट। मैंने इससे पहले आपके साथ अर्जेंटीना की बात की, मैंने वहां पे आपको 3-4 इंपॉर्टेंट माइंस के नाम भी दिए थे जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अर्जेंटीना में हमने लिथियम माइंस एक्सप्लोर किए और अब तो लीज पे भी ले लिए। काबिल हमारी एक बॉडी बनाई गई, इंस्टीट्यूट बनाई गई है जो फॉरेन में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग और ये सब करता है। इंडिया विल टैप कॉन्गो फॉर क्रिटिकल मिनरल एक्सेस, मोस्टली कॉपर एंड कोबाल्ट। इट विल कंडक्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कमर्शियल ऑफटेक इन केस ऑफ सक्सेसफुल फाइंड्स। अगर हमें सक्सेसफुल फाइंडिंग्स मिलती हैं तो उस पर हमें राइट मिलेगा। फिर लिथियम ब्लॉक्स हमने अर्जेंटीना में लिए हैं, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट पे अब मैंने आपके साथ जो सेशन किया है ना, प्लीज उसको मिस मत करना। 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसमें से 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, ठीक है। इन 17 की लिस्ट देख लेना, आपको क्वेश्चन आ सकता है। कॉपर पावर केबल में यूज होता है, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल। इट इज की मटेरियल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। तो हमें कॉपर और कोबाल्ट दोनों की जरूरत है। Hezbollah says it fired dozens of rockets at Israeli position. Now see, this war is really going to be very serious. ये सब मैंने आपको समझा दिया ना। इसराइल के ऊपर लेबनान है,
ठीक है, लेबनान में एक्टिव है हिजबुल्लाह ग्रुप विच इज सपोर्टेड बाय ईरान। अब तो ईरान डायरेक्टली इस वॉर में उतरने वाला है, तो इसराइल के लिए दिक्कतें और बढ़ने वाली है। नेक्स्ट इज चाइना डिफेंस सिक्योरिटी ऑफर टू तोंगा फॉर पैसिफिक आइलैंड समिट। यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड समिट होने वाला है। दिस पैसिफिक आइलैंड फोरम में 27 मेंबर्स हैं। ओके, तो पहले एक बार जरा सा हम इसको समझ लेते हैं मैप के थ्रू। ठीक, ये है आपकी सारी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। अगर हम ग्रुप की बात करें तो मेजरली हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मेलेनेशिया, वन इज माइक्रोनेशिया एंड अनदर वन इज पॉलिनेशिया। ओके, तो हम इसको डिफरेंट उसमें डिवाइड करते हैं। नो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम देखिए जरा। ये है मारियाना आइलैंड। ओके, दिस इज मार्शल आइलैंड, यूएसए का यहाँ पे अच्छा खासा नेवल बेस है। और ये है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, इन्होंने मिलकर अपना एक देश बना लिया। देन हियर इज पलाऊ। ये चारों और ये है गुआम आइलैंड, जहां पर अपने मिसाइल वगैरह के टेस्ट यूएसए करता रहता है। राइट, तो माइक्रोनेशिया उसमें ये 5 कंट्रीज आ जाएंगी। फिर हम आते हैं मेलेनेशिया में। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है इंडोनेशिया का, और ये पापुआ न्यू गिनी, एक ही आइलैंड को शेयर करते हैं दोनों। दिस इज सोलोमन आइलैंड, देन न्यू कैलेडोनिया एंड वनुआटू एंड फिजी। फिजी जहां की 85% ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन है। राइट, तो ये 6 कंट्री आ जाती हैं आपकी मेलेनेशिया में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉलिनेशिया में। सबसे इंपॉर्टेंट है हवाई आइलैंड, जहां पे बहुत बड़ी वाइल्ड फायर लगी थी अभी थोड़े टाइम पहले। देन कम्स तुवालू आइलैंड, समोआ आइलैंड, किरिबती आइलैंड। किरिबती आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो हार्डली कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर है बस सी लेवल से, वो कभी भी डूब जाएगा। हियर इज कुक आइलैंड, ये है तोंगा जिससे रिलेटेड न्यूज थी। दिस इज फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड दिस इज पिटकैन। राइट, और ये है आपका न्यूजीलैंड और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो न्यूजीलैंड भी अगर आप बात करेंगे तो वो आता पॉलिनेशिया में ही है। ठीक है, वो पॉलिनेशिया का ही पार्ट है न्यूजीलैंड। अगर आप ये देखना चाहें कि कौन सी कंट्री किससे एसोसिएट है, तो पैसिफिक आइलैंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर ग्रुप, जो हमने ऊपर देखा, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज रेफर टू 14 कंट्रीज स्कैटर्ड इन साउथ वेस्टर्न पैसिफिक। दीज आर एज फॉलो। पहले देखिए सॉवरेन कंट्रीज, जो कि अपने आप में पूरी इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी 9 कंट्रीज हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है। वन इज किंगडम ऑफ टोंगा, फिजी, किरिबाती, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, Solomon Island, Tuvalu, and Vanuatu. These are sovereign countries. These two are term as free association, but with New Zealand. ठीक है, कुक आइलैंड एंड न्यू, ये दोनों अपने आप को फ्री तो मानती हैं, बट ये कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के एसोसिएशन में ही आए। ठीक है, बाकी कंट्री जो इंडिपेंडेंट मानती हैं बट दे आर इन एसोसिएशन विद यूएसए, दैट इज फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड एंड पलाऊ। ठीक है, ये 3 इसमें आते। क्लियर। अब इस पैसिफिक आइलैंड कंट्री के साथ इंडिया का भी एक फोरम है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। इंडियाज एंगेजमेंट विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज इज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ही प्रमोट करने के लिए आगे। ठीक है, 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं इसमें, जो हमने ऊपर देखी। हमने ये फोरम लॉन्च किया था 2014 में। फर्स्ट समिट हुआ था सुवा फिजी में 2014, एंड सेकंड समिट हुआ था जयपुर में 2015 में। ओके, नाइजर अभी हमने ऊपर देखा, अभी नाइजर की न्यूज आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले इसके टर्म्स ना यूएसए के साथ बहुत अच्छे थे, फिर यहाँ पे हुआ मिलिट्री कूप। अब इसके टर्म यूएसए के साथ ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि यूएसए कूप वगैरह को ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। तो वैक्यूम फिल करने आ गई है रशियन फोर्सेस। तो रशिया यहाँ पे काफी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट हार्डवेयर लेकर आया है नाइजीर में, अपने लोग भी भेजे उसने कि जाइए और नाइजर आर्मी को ट्रेन कीजिए। राइट, तो ये जो नाइजीरिया है, अब आप मान सकते हैं कि ये यूएसए की पकड़ से बाहर निकल गया है और इसमें रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज आप एक बार देख सकते हैं अगर चाहें तो, लिबिया है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, नाइजीरिया है एंड चड है। ये चलिए आगे चलते हैं। नाउ वेस्ट एशिया ऑन एज एमिड फियर ऑफ ईरान हिट। तो ये तो ईरान हिट करने ही वाला है उनको, तो लेट्स सी कैसा जाता है। ठीक है, ये है नाइजीरिया का, मिलिट्री ट्रेनर्स फ्रॉम रशिया अराइव इन नाइजर, जो कि कभी यूएसए के फ्रेंड हुआ करते थे। रशियन मिलिट्री ट्रेनर्स अराइव with military supplies to boost their air defense amid deteriorating relation between Niger and USA. Washington considered Niger as a key partner and ally in the region swept by attempted coups in recent years. Okay, तो अब ये यूएसए के पकड़ से बाहर निकल के उधर जा रहा है। ताइवान से, ताइवान के लिए मैं हमेशा आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता रहा हूं कि यूएसए चाइना के कंट्रोल में नहीं जाने देगा ताइवान को। अगर चाइना ये सोच रहा है कि मैं भी यूक्रेन की तरह इन्वेड करके ताइवान को अब मिला लूंगा अपने में, तो नहीं होने देगा यूएसए। क्योंकि देखिए आप सबसे ज्यादा चिप का, सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ी कोई पावर हाउस है तो वो ताइवान है। यूएसए बिकम ताइवान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट एमिड चिप्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च।
काफी टाइम से चाइना ताइवान का सबसे बड़ा मार्केट था, अब यूएसए ज्यादा बड़ा मार्केट बन गया, तो यानी कि अब ताइवान ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को कर रहा है, चाइना को कम कर रहा है। United States have topped long-term leader China as Taiwan's main export market due to surge in demand for microchip products and AI technology. Self-ruled Taiwan is a microchip manufacturing powerhouse, churning out the world's most advanced silicon wafers necessary to power everything from e-vehicle to satellites to fighter jets. Okay, पिछले दो करीब 20 साल से चाइना was the top market for Taiwanese chips. Okay, rest is sports news. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.